नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 20। और इससे पहले दोस्तों हिस्ट्री से जो है आपके 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आज हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 से आज देखेंगे आपका 110 तक। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट रहेगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलें। दोस्तों आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करिए, इससे दोस्तों आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम तक। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मुगल काल में मदद ए मास भूमि किसे दी जाती थी? ऑप्शन देखिए, सैन्य अधिकारियों को, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को, मनसबदारों को वेतन के रूप में, या फिर विदेशी व्यापारियों को। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिए, ध्यान से देखें। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही दोस्तों आप लोग आंसर करें। तो यहाँ पर मुगल काल की बात हो रही है। ठीक है, तो मुगल काल में मदद ए मास जो है दोस्तों, ये भूमि किसे दी जाती थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 81 का। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भूमि जो है विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, मदद मास जो है भूमि दोस्तों, ये मुगल काल में विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस मदद मास को जो है और किस नाम से जानते हैं, पूछा जा सकता है। तो इसको जो है क्या कहा जाता है? सयूरगल कहा जाता है दोस्तों इसको। ठीक है, सयूरगल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मदद मास को जो है क्या कहा जाता है? सयूरगल इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और यह जो है, यह भूमि जो है पूर्णतः क्या होती थी? कर मुक्त होती थी दोस्तों। किस प्रकार की भूमि होती थी? कर मुक्त। ठीक है, तो सारी बातें जो है आपने ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था? इसका उद्देश्य था विद्वानों, संतों और जो कमजोर वर्ग था उसका भरण पोषण सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। इसका आंसर करेंगे। 82 है दोस्तों, निम्न में से किसने मराठा प्रशासन में सेना करते पद का सृजन किया था? तो ध्यान रखेंगे, आपको मराठा प्रशासन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मराठा प्रशासन में सेना करते पद। ठीक है, कैसा पद था ये? सेना करते। इसका सृजन किसने किया, पूछा है। ठीक है, चलिए आंसर देखिए, क्या हो जाएगा इसका? शिवाजी, राजाराम, ताराबाई, या फिर साहू जी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मराठा प्रशासन में सेना करते पद का सृजन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 का। क्या हो जाएगा? साहू जी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। साहू जी, यानी कि साहू जी छत्रपति शाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जा सकते हैं। सेना करते का मतलब, ये पद कैसा था? सेना करते का मतलब होता है दोस्तों सेना को संगठित करने वाला। ठीक है, यानी कि ध्यान रखेंगे, सेना को संगठित करने वाला। सेना करते। ठीक है, सेना को संगठित करने वाला, ऐसे ही याद रखेंगे इसको। सेना को संगठित करने वाला यानी कि सेना करते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों साहू जी जो थे आपके, यानी कि जो छत्रपति शाह थे, साहू जी ने मुगल कैद से छूटने के बाद दोस्तों ये बालाजी विश्वनाथ को उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उनने ये सेना करते की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि सेना करते की उपाधि किसे दी गई? ठीक है, यहाँ पर सृजन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। तो ये उपाधि जो है किसको दी गई है? ये उपाधि दी गई है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी, मराठा साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ याद रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा सेना करते की उपाधि धारण किसने की? ठीक है, ध्यान रखेंगे, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, साहू जी यानी कि छत्रपति शाह ने मुगल कैद से छूटने के बाद जो है बालाजी विश्वनाथ को उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर सेना करते यानी कि सेना को संगठित करने वाला की उपाधि दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। इसका आंसर करना है, किस मुगल शासक ने चित्रकला के विभाग को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया था? तो आपको बताना है किस मुगल शासक, कौन सा मुगल शासक था जिसने
चित्रकला विभाग की स्थापना की दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। साथ ही साथ आप लोग आंसर कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुगल शासक कौन था जिसने चित्रकला विभाग की स्थापना की। 83 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुगल शासक अकबर ने चित्रकला विभाग की दोस्तों स्थापना की, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, चित्रकला विभाग को तस्वीर खाना, ठीक है, तस्वीर खाना। अगर आपको पूछ लिया जाए तस्वीर खाना तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तस्वीर खाना यानी कि चित्रकला विभाग, ठीक है। तो उसको स्थापित किया दोस्तों किसने, अकबर ने स्थापित किया, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर अबुल फजल, आप जानते हैं अबुल फजल के अनुसार अकबर ने ख्वाजा अब्दुल समद के नेतृत्व में एक अलग विभाग बनाया जिसमें 100 से अधिक चित्रकार कार्य करते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अकबर ने जो ये चित्रकला विभाग की स्थापना की, इसमें दोस्तों कितने चित्रकार कार्य करते थे, 100 से अधिक जो है चित्रकार इसमें कार्य करते थे, 100 से अधिक। ये किसके अनुसार है, ये है दोस्तों अबुल फजल के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, आपने दो चित्रकारों के नाम सुने होंगे, ठीक है। यहाँ पर चित्रकला विभाग की बात आई है तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो चित्रकार आप जानते हैं हिंदू चित्रकार रहे हैं। पहला आपका दसवंत, ठीक है, दसवंत। और दूसरा चित्रकार कौन था, दूसरा चित्रकार था बसावन, ठीक है। ये दोनों चित्रकार ध्यान रखेंगे, ये दोनों चित्रकार जो हैं कैसे थे, ये जो दोनों जो है हिंदू जो है दोस्तों चित्रकार थे, हिंदू चित्रकार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों क्या थे दोस्तों, हिंदू चित्रकार थे, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं दोस्तों, ये आपके चित्रकार जो हैं किसके दरबार में थे दोस्तों, अकबर के दरबार में थे, ध्यान रखेंगे दोनों चित्रकारों को, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखिए 84। 84 का आंसर करना है, 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज्य किया। चलिए आंसर कीजिए, कादरी वंश, सिंहसारी वंश, शैलेंद्र वंश या फिर संजय वंश। चलिए आंसर कीजिए, संपूर्ण स्वर्ण द्वीप का मतलब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, 84, ठीक है। यहाँ पर जो स्वर्ण द्वीप है आधुनिक, इसको आप कहेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और आपका मलेशिया, ठीक है। अब आप इसका आंसर करिए, ठीक है। किस वंश ने इंडोनेशिया मलेशिया पर राज किया था दोस्तों, राज्य किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 84 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शैलेंद्र वंश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी वंश, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि 8वीं शताब्दी में इंडोनेशिया और मलेशिया में जो है किसने शासन किया, किस वंश ने शासन किया, तो शैलेंद्र वंश ने शासन किया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शैलेंद्र वंश दोस्तों ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि जो शैलेंद्र वंश के जो शासक थे दोस्तों, ये जो है बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ठीक। इसको भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए 85, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, औरंगजेब द्वारा लड़े गए उत्तराधिकार के युद्धों में सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में, इनके 1658 में किसके विरुद्ध था। ये आपको बताना है, सामूगढ़ का युद्ध जो है ये किसके विरुद्ध हुआ था, ठीक है। ऑप्शन देखिए, शुजा, दारा शिकोह, मुराद बख्श या फिर जसवंत सिंह। औरंगजेब और किसके बीच में हुआ था दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध, तो ये दोस्तों उत्तराधिकार के लिए था ये युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध कब हुआ था पूछा भी जा सकता है आपको, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1658 में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। किसके बीच हुआ था, तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब और किसके बीच हुआ था, दारा शिकोह के बीच, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पहला आपको पूछा जा सकता है सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका 1658 ईस्वी में ये सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, ठीक है।
किसके बीच हुआ था पूछा जाएगा, तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर याद रखना है इसमें दोस्तों कौन जो है विजयी रहा था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों औरंगजेब जो है विजयी रहा था। ठीक है, ये विजयी रहा था और ये जो है दारा शिकोह हार गया था इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, इस युद्ध के बाद दोस्तों औरंगजेब ने जो है क्या किया, औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया और शाहजहां को बंदी बना लिया। अगर आपको पूछा जाए कि शाहजहां को किस युद्ध के बाद बंदी बना दिया गया था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि शाहजहां को जो है किस युद्ध के बाद बंदी बना लिया गया था, तो शाहजहां को दोस्तों औरंगजेब ने बंदी बनाया था। ठीक है, किस युद्ध के बाद, सामूगढ़ के युद्ध के बाद। ठीक, सामूगढ़ दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये सामूगढ़ कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आगरा में, आगरा के पास में दोस्तों ये जगह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 86, यहाँ पर आपको आंसर करना है दोस्तों। निम्न में से जोगलथम्बी मुद्रा संचय का संबंध किस राजवंश से है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आपको बताना है जोगलथम्बी मुद्रा संचय किस राजवंश से संबंधित है, मौर्य, शुंग, सातवाहन या फिर गुप्त। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, जोगलथम्बी। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर दोस्तों और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 86 में, राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन राजवंश से दोस्तों संबंध है दोस्तों जोगलथम्बी मुद्रा संचय का। ठीक है, जोगलथम्बी मुद्रा संचय दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध सातवाहन राजवंश से है। ठीक है, और ये कहाँ है अगर आपको पूछा जाइए, जोगलथम्बी जो मुद्रा संचय है ये है दोस्तों आपका नासिक के पास में। ठीक है, कहाँ है, नासिक के पास में है। वैसे भी आपको पूछा जा सकता है कि जोगलथम्बी मुद्रा संचय कहाँ है। ठीक है, तो ये कहाँ है, नासिक के पास में है और ये किससे संबंधित है, ये सातवाहन राजवंश से संबंधित है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों इस जोगलथम्बी मुद्रा संचय में जो है यहाँ पर 13,000 से अधिक सिक्के मिले हैं। कितने मिले हैं, 13,000 से अधिक जो है यहाँ पर क्या मिले हैं, 13,000 से अधिक जो है यहाँ पर सिक्के मिले हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसमें अधिकांश सिक्के किसके हैं, मैंने बताया था आपको, अधिकांश सिक्के जो हैं इसमें किसके हैं, तो दोस्तों वो है आपके नहपान के। ठीक है, कौन था नहपान, मैंने बताया था आपको। ठीक है, नहपान जो है दोस्तों ये शक क्षत्रप था नहपान। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कुछ 2/3 जो हैं सिक्के जो हैं किसके हैं, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के हैं। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी मैंने आपको बताया था सातवाहन वंश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो नाहपान के बाद दूसरे नंबर में जो है 2/3 सिक्के जो हैं सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के हैं, इन्होंने को पुनर्मुद्रित कराया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87, आंसर करना है दोस्तों 87 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये क्वेश्चन तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें गुरु थे दोस्तों। ठीक है, ये पूछा जाता है कौन से नंबर के गुरु थे। ठीक है, तो 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था पूछा है, आनंदपुर साहिब, अमृतसर, पटना या फिर नांदेड़। क्या हो जाएगा राइट आंसर 87 का, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों, बताइए कहाँ हुआ था। साथ ही साथ आप लोग आंसर भी करते रहें। ठीक है, कमेंट में जरूर दोस्तों आंसर करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 87 का, इनका जन्म हुआ था दोस्तों बिहार में, यानी कि पटना में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, पटना बिहार में। ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था, पटना बिहार में। ठीक है, कहाँ हुआ था, पटना बिहार में। पूछा जा सकता है आपको कि इनका जन्म जो है, इनका जन्म जो है कब हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ दोस्तों 1666 में। ठीक है, 1666 में इनका जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, और इनके पिता कौन थे, गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे, इनके पिता थे गुरु तेग बहादुर, गुरु
तेग बहादुर। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तेग बहादुर। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की, पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना पहले तो आपको पूछा जाएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, कब की अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 1699 ईस्वी में की। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। 1699 में दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह दोस्तों आप जानती हैं ये जो है अंतिम गुरु माने जाते हैं सिख धर्म के। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, अंतिम गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। ये मैंने आपको करवाया था। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। चलिए यहाँ पर आपको बताना है शुद्धाद्वैतवाद, इसके इस दर्शन के जो प्रतिपादक हैं कौन है दोस्तों। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। ये मैंने आपको दर्शन कराए थे सारे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, वल्लभाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इनके अनुसार जो है ब्रह्मा यानी कि श्री कृष्ण जो है माया से रहित हैं, शुद्ध हैं तथा जगत ब्रह्म का ही जो है वो कैसा रूप है, वास्तविक रूप है। इन्होंने दोस्तों भक्ति के लिए कौन से मार्ग की स्थापना की, पुष्टि मार्ग की स्थापना की तो दोस्तों ने पूछा जाएगा। ठीक है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की, तो पुष्टि मार्ग की स्थापना दोस्तों किसने की, वल्लभाचार्य ने दोस्तों पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है दोस्तों जिसमें ईश्वर की अनुग्रह यानी कि ईश्वर को जो है सर्वोपरि माना गया है इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, सारे फैक्ट ध्यान रखने। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 में आपने आंसर करना है मुगल प्रशासन में वाक्यानवीस का कार्य क्या था। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर कि मुगल प्रशासन में। ठीक है, आपको मुगल प्रशासन पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, मुगल प्रशासन में आपको जो है ये चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी कि जो सूचना तंत्र के अंग थे मुगल प्रशासन में। ठीक है, अब मैंने इतना बता दिया आपको, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 89 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 89 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। वाक्यानवीस जो था दोस्तों ये शाही समाचारों और घटनाओं को लिखता था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मुगल प्रशासन में ध्यान रखेंगे वाक्यानवीस। वाक्यानवीस क्या था दोस्तों, ये इसको आप कह सकते हैं एक न्यूज राइटर था। ठीक है, न्यूज राइटर। ठीक है, क्या था दोस्तों वाक्यानवीस क्या था मुगल प्रशासन में, तो ध्यान रखेंगे एक न्यूज राइटर था, यानी कि जो शाही समाचारों और घटनाओं को क्या करता था, लिखता था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है, मुगल प्रशासन में एक और जो है आपका जो सूचना के तंत्र थे। ठीक है, उसमें आपको पूछा जा सकता है खुफिया नवीस, इससे रिलेटेड है आपका ये वाक्यानवीस है, और दूसरा याद रखेंगे खुफिया नवीस। ठीक है, खुफिया खुफिया नवीस क्या था बताइए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखने जो मुगल प्रशासन में खुफिया नवीस था दोस्तों, ये क्या था, एक गुप्त लेखक हुआ करता था। ठीक है, गुप्त लेखक क्या था, ये गुप्त लेखक। तो यहाँ पर दोनों याद रखने, एक तो आपको न्यूज़ राइटर बताया मैंने, जो है शाही समाचार और घटनाओं को लिखता था। ठीक है, राइटर। एक था आपका खुफिया नवीस, यानी कि ये कैसा था, ये गुप्त लेखक था। ठीक है, तो दोस्तों ये सूचना के तंत्र के अंग थे दोस्तों मुगल प्रशासन में। और भी मैंने आपको बताए थे, जैसे एक क्या था आपका हरकारा था एक। ठीक है, जासूस था जो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, एक क्या बताया मैंने आपको, हरकारा। ये भी एक क्या था दोस्तों, हरकारा। ये भी मुगल प्रशासन में एक दोस्तों तंत्र था। ठीक है, सूचना का। तो ये क्या था, ये था दोस्तों आपका जासूस। ठीक है, हरकारा क्या था, एक आपका जासूस था। ठीक है,
तो मुगल प्रशासन में दोस्तों आपको ये सूचना के तंत्र, जो सूचना तंत्र के अंग थे, वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। मौर्य अधिकारी दिए हैं आपको फर्स्ट रो में, और दूसरे में दायित्व दिया है। ठीक है, देखिए समाहर्ता ये भी बताया था मैंने आपको, व्यवहारिक, प्रशास्ता, द्वारिक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो 90 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। समाहर्ता तो ठीक है आपका राजस्व से, ठीक है। उसके बाद बताइए और कौन सा यहाँ पर सही है, मैंने बताए हैं दोस्तों आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है आपका, सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, प्रशास्ता क्या था, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला। द्वारिक क्या था, राजमहल की देखरेख करने वाला द्वारिक। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवहारिक जो है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश ये नहीं था। ठीक है, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कौन था, जिसको क्या कहा जाता था, प्रतिष्ठा। क्या कहा जाता था, प्रतिष्ठा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 91, आंसर करना है दोस्तों। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर के नाम से किसने किया था, चलिए आंसर कीजिए। सिर अकबर जो है इस नाम से किसने जो है उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। ऑप्शन देखिए, अबुल फजल, बदायूनी, दाराशिको, फैजी। तो आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा राइट। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर के नाम से किसने किया, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दारा सिको। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो है सिर अकबर जो है किसने जो है इसको किया, दारा शिकोह ने इसको किया था दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दारा शिकोह ने दोस्तों 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। ठीक है, इसको ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। दारा शिकोह ने जो है कितने 52 यानी कि 52 उपनिषदों का क्या किया था, अनुवाद कराया था। ठीक है, 52 उपनिषदों का पूछा जा सकता है, 52 उपनिषदों का अनुवाद किसने कराया था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दारा सिको। ठीक है, उनका मानना था कि, क्या मानना था दारा सिको का दोस्तों, कुरान और जो है आपके उपनिषद जो है, इन दोनों को इन्होंने जो है एक बताया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि कुरान में वर्णित जो किताब अल मकने है और जो आपका उपनिषद है वो एक ही है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इनने जो है उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया था सिर अकबर के नाम से, दारासी को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, आंसर करना है। प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, विट्ठल स्वामी मंदिर जो है इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 92 का। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों किसने कराया था, कृष्णदेव राय। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है। कृष्णदेव राय ने दोस्तों विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। और कृष्णदेव राय आप जानती हैं ये कौन थे, विजयनगर शासक थे दोस्तों ये। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है यह मंदिर जो है दोस्तों द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, आपको याद रखना है जो विट्ठल स्वामी मंदिर है दोस्तों, ये क्या है, द्रविड़ शैली में है, द्रविड़ वास्तुकला। ठीक है, द्रविड़ वास्तुकला का जो है ये एक जो है दोस्तों उत्कृष्ट नमूना है। और पूछा जाएगा आपको ये विट्ठल स्वामी मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि विट्ठल स्वामी मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है, तो याद रखेंगे भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों विट्ठल स्वामी मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो पत्थर के रथ जो आपने देखे होंगे मंदिर में, कहीं अगर आपने किसी इमेज में देखे होंगे तो उस जो है दोस्तों इस विट्ठल स्वामी मंदिर के परिसर में आपको देखने को मिलेगा पत्थर का रथ। ठीक है, जो विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 93, आपको आंसर करना है।
वह मुगल सेनापति कौन था जिसने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? चलिए आंसर कीजिए, कौन था? शाइस्ता खान, मिर्जा राजा जय सिंह, जसवंत सिंह या फिर दिलेर खान? आपको बताना है वह मुगल सेनापति कौन था जिसने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो 93 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 93 का राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 93 का दोस्तों, क्या हो जाएगा? जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? मिर्जा राजा जय सिंह ने किए थे दोस्तों। इनको आमेर भी कहा जाता है। ठीक है, जय सिंह को आमेर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है पुरंदर की संधि। ठीक है, पूछा जाएगा आपको पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1600 कब हुई थी? 1665 में। ठीक है, 1665 ईस्वी में दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर कीजिए। बहमनी राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किस वर्ष की थी? चलिए आंसर कीजिए। बहमनी राज्य की स्थापना जो है किसने की? आप सभी जानते हैं, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं हसन गंगू के नाम से। ठीक है, हसन हसन गंगू। ठीक है, अगर आपको हसन गंगू आए ऑप्शन में तो ध्यान रखना। ठीक है, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को ही क्या कहा जाता है? हसन गंगू कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना कब की? तो आप सभी जानते हैं। किसने की तो आप जानते हैं, कब की तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो कब की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 94 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1347। ठीक है, 1347 ईस्वी में दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? बहमन शाह ने की, यानी कि हसन गंगू ने की। ठीक है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में हुए विद्रोह के परिणाम स्वरूप स्थापित हुआ था दोस्तों। पूछा जाता है कि जो ये बहमनी राज्य है दोस्तों, ये जो है आपका पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। पहला पूछा जाएगा आपको, पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य कौन सा था? ठीक है, स्वतंत्र पहला मुस्लिम राज्य जो था दोस्तों वो क्या था? बहमनी राज्य था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। बहमन शाह के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहमन शाह यानी कि हसन गंगू ने अपनी राजधानी जो है कहाँ बनाई थी? तो हसन गंगू या बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्गा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 96, इसका आंसर कीजिए। जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है। तो आप जानते हैं दोस्तों जैन दर्शन में जो है जैन दर्शन, जैन धर्म, जैन साहित्य, उसी प्रकार बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध साहित्य मैंने आपको अच्छे से करवा रखे हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखें। यहाँ पर जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? मति, श्रुति, अवधि या फिर कैवल्य? क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर आपका 96 क्या हो जाएगा? 95, 94, यहाँ पर 95 मिसिंग है आपका। ठीक है, चलिए कोई नहीं, 96 देखिए। ठीक है, चलिए 96 का आंसर करेंगे। ठीक है, 95 क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर मिसिंग है दोस्तों। ठीक है, वो यहाँ पर पीडीएफ में ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, उसको हम बाद में फिर ऐड करा देंगे। ठीक है, तो 96 वाला देखें, आपको बताना है जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी जानते हैं उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में, जैन दर्शन में कैवल्य कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जब जीव जो है यानी कि जब जीव कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे कैवल्य यानी कि मोक्ष या कह सकते हैं अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में आपने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, महावीर स्वामी ने क्या किया? 12 वर्ष तक जो है क्या किया? कठोर तप किया। ठीक है, महावीर स्वामी ने क्या किया? 12 वर्ष तक कठोर तप किया और उसके बाद जो है उनको क्या मिला? साल वृक्ष के नीचे जो है कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था ना,
ये पूछे जाते हैं सारी चीज़ें। साल वृक्ष के नीचे जो है क्या मिला था, महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। वृक्ष का नाम कैवल्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे फैक्ट महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है फिर क्या कहलाए वो महावीर स्वामी क्या कहलाए, कैवलियन कहलाए, जिन कहलाए। ठीक है, जिन मीन्स विजेता होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 97 आंसर करना है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि किसके समकालीन माने जाते हैं दोस्तों। अष्टाध्यायी जो है ये दोस्तों किसकी रचना है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है दोस्तों, पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो पाणिनि जो है किसके समकालीन माने जाते हैं ये आपको बताना है। मौर्यों के, नंदों के, शुंगों के या फिर गुप्तों के। क्या हो जाएगा 97 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नंदों के। ठीक है, विशेषकर याद रखेंगे, विशेषकर महापद्म नंद के समकालीन थे दोस्तों पाणिनि। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको। ठीक है, अष्टाध्यायी दोस्तों इसके बारे में आप जानते हैं। अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण का जो है क्या है, एक प्रमाणिक ग्रंथ है। ठीक है, संस्कृत साहित्य का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संस्कृत व्याकरण का, सॉरी, ठीक है, संस्कृत व्याकरण का क्या है, एक प्रसिद्ध जो है क्या है ये दोस्तों ग्रंथ है। ठीक है, माना जाता है दोस्तों इसमें जो है लगभग जो है 4000 सूत्र हैं। इसमें पूछा जाएगा कभी आपको तो नोट करेंगे, इसमें 4000 क्या है सूत्र हैं। ठीक, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 98 आंसर करना है। भगवत भक्ति रसायन के लेखक कौन है। चलिए भगवत भक्ति रसायन बताइए ये रचना जो है किसकी है, गोकुल दास, मधुसूदन सरस्वती, बेनी माधव दास या फिर नाभा दास। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 98 का। 98 का दोस्तों आंसर करिए, साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 का, भगवत भक्ति रसायन के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मधुसूदन सरस्वती। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे भगवत भक्ति रसायन के लेखक कौन है, मधुसूदन सरस्वती। ठीक है, ये दोस्तों कृष्ण भक्त थे, क्या थे, कृष्ण भक्त। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है आपको, ये मधुसूदन जो सरस्वती थे दोस्तों, ये कहाँ के थे, ये बंगाल से थे। कहाँ से थे, बंगाल से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। ठीक है, कहाँ से थे, बंगाल से थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, पल्लव स्थापत्य कला की मामल्य शैली का विकास मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आपको बताना है पल्लव स्थापत्य कला की मामल्य शैली का विकास जो है किस शासक के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। ऑप्शन देखिए, राज सिंह, महेंद्र वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 99 का क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, मामल्य शैली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 99 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पल्लव स्थापत्य कला की मामल्य शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, इन्हीं के नाम पर दोस्तों इस शैली को जो है मामल्य शैली कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें क्या कहा जाता है, मामल्य कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है ये भी ध्यान रखेंगे, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है, नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल्य कहा जाता है और इन्हीं के नाम से दोस्तों इस कला को जो है मामल्य शैली कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस शैली के तहत क्या था, इस शैली के तहत महाबलीपुरम में जो विशाल चट्टानों को काटकर जो है जो मंदिर बनाए गए थे, इनके जो स्मारक बनाए गए थे। ठीक है, जिसमें आपके मंडप और रथ मंदिर थे। ठीक है, मंडप और रथ मंदिर आपने पढ़ा होगा, मंडप और रथ मंदिर। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं मंडप और रथ मंदिर ये दोनों मामल्य शैली में बने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मंडप क्या था, मैंने आपको बताया था, ये जो है क्या थे,
ठीक है। जो मंडप थे दोस्तों ये क्या थे, ये स्तंभों वाले क्या थे, गुफा मंदिर थे। ठीक है, गुफा मंदिर थे। और आपका जो रथ मंदिर है ये आप जानती हैं, ये एक ही पत्थर से बने मंदिर थे। ठीक है, एक पत्थर से बने मंदिर। ठीक है, ये दोनों जो हैं किस शैली में बने हैं, मामल्य शैली में बने हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। आपको आंसर करना है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। यहाँ पर 2 विकल्प दिए हैं आपको, आपको बताना है इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, पहला देखिए, मीर बख्शी मुगल सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। मीर बख्शी मुगल सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। दूसरा देखिए, मीर बख्शी खुफिया और सूचना एजेंसियों के प्रमुख भी थे। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। दोनों एक तथा दो सत्य हैं। एक सत्य है दूसरा सत्य है, पहला सत्य है दूसरा सत्य है, न पहला सत्य है दूसरा सत्य है, या फिर दोनों फर्स्ट और सेकंड सत्य है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 का राइट आंसर। देखिए दोस्तों, मीर बख्शी के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, मुगल सैन्य विभाग में दोस्तों ये क्या थे, मुगल सैन्य विभाग के अध्यक्ष थे, ये सही है। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, मीर बख्शी खुफिया और सूचना एजेंसियों के प्रमुख भी थे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों कथन सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, दोनों एक और दो सत्य हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 100 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 101 देखिए क्वेश्चन नंबर। सल्तनत काल में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश ने शासन किया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सल्तनत काल की बात हो रही है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको पूछा गया है सबसे काल में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश ने शासन किया। सबसे लंबी अवधि तक तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 101 क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। सल्तनत काल में सबसे लंबी अवधि तक दोस्तों किसका शासनकाल रहा, तुगलक वंश का दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे तुगलक वंश का शासनकाल। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। तुगलक वंश का शासनकाल दोस्तों सबसे लंबी अवधि तक शासन किया दोस्तों इन्होंने। ठीक है, आपको पूछा जाए तुगलक वंश आप जानती हैं कब से कब तक शासन किया था। 1320 से लेकर 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक शासन किया था तुगलक वंश ने। कितने वर्षों में पूछा जाएगा, तो कभी वर्षों में पूछा जाएगा तो आप नोट रखेंगे 94 यानी कि 94 वर्ष तक शासन किया था दोस्तों तुगलक वंश ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत में अगर आपको पूछा जाए कि सबसे लंबी अवधि तक किस वंश ने शासन किया, आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। कितने वर्षों तक शासन किया, 94 94 वर्षों तक शासन रखा दोस्तों उनका। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको ये पूछ लिया जाएगा कि गुलाम वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा। ठीक है, गुलाम वंश, तो आप ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश ने दोस्तों कितने वर्षों तक शासन किया, गुलाम वंश ने 84 84 वर्षों तक शासन किया किसने, गुलाम वंश ने। ठीक है, उसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा खिलजी वंश ने कितने वंश तक शासन किया। ठीक है, तो खिलजी वंश ने कितने वंश तक शासन किया, कितने वर्ष तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में, तो खिलजी वंश ने 30 वर्षों तक शासन किया। तो ये दोस्तों पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो 30 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, सबसे कम याद रखेंगे। ठीक है, और लोधी वंश ने कितना किया पूछा जाएगा, तो लोधी वंश ने जो है आपका कितना किया, लोधी वंश ने 75 वर्ष तक शासन किया। ठीक, तो यहाँ पर आपको पहले तो चारों याद रखने और साथ ही साथ आपको याद रखना है अधिक और कम आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे अधिक पूछा गया है ना, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक अवधि तक किस वंश ने शासन किया, तो आपका आंसर था तुगलक वंश, क्योंकि यहाँ पर 94 वर्ष तक शासन किया। ठीक, अगर सबसे कम यहाँ पर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। ठीक है, कितने वर्षों तक किया खिलजी वंश ने शासन, 30 वर्षों तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाएगा आपको। ठीक है, देखिए तुगलक वंश 94 वर्षों तक। ठीक है, उसी प्रकार मैंने गुलाम वंश का बताया, गुलाम वंश ने कितना किया, 84। ठीक है, 84। उसके बाद खिलजी वंश आपका 30 वर्ष तक किया शासन दिल्ली सल्तनत में। लोधी वंश ने कितना किया, लोधी वंश ने किया 75। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर देखिए
ठीक। अगर आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो तुगलक वंश, सबसे कम पूछा जाएगा तो खिलजी वंश। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 देखिए दोस्तों, 102 देखिए, भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर करें दोस्तों, भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः जो है सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? शैल चित्रों का मतलब यहाँ पर रॉक पेंटिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, रॉक पेंटिंग यानी कि पत्थर पर जो पेंटिंग की जाती है, रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, तो भारत में रॉक पेंटिंग्स की खोज जो है प्रथमतः जो है किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन देखिए, वी.एस. वाकणकर, यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमेयर या फिर ए.सी.एल. कार्लाइल। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए? भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसने की, यानी कि रॉक पेंटिंग्स की खोज? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कार्लाइल का नाम याद रखेंगे, ए.सी.एल. कार्लाइल। ठीक है, इनने सबसे पहले दोस्तों क्या किया था? शैल चित्रों की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जो खोज की थी, कहाँ से की थी, कब की थी, पूछा जाएगा। ठीक है, ये शैल चित्रों की खोज जो है कार्लाइल ने दोस्तों कहाँ की थी और कब की थी? ठीक है, तो ये की थी दोस्तों 1867-68 में जो है इन्होंने एक खोज की थी दोस्तों। ठीक है, और कहाँ की थी? विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, विंध्य क्षेत्र। अब विंध्य क्षेत्र कौन सा आपका? ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो विंध्य क्षेत्र आपका मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? 1667-68 में शैल चित्रों की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर करेंगे दोस्तों। 103 है, वस्त उल हयात का लेखक कौन था? चलिए आंसर कीजिए। वस्त उल हयात किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी, अलबरूनी, हसन निजामी या फिर अमीर खुसरो? चलिए आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, रचनाओं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ग्रंथों से पूछे जाते हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? वस्त उल हयात, इसका मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? वस्त उल हयात का मतलब होता है जीवन का मध्य भाग। क्या होता है? जीवन का मध्य भाग। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये रचना दोस्तों किसने लिखी है, कौन लेखक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की सारी रचनाएं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, इनसे आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि नूह सिपीहर किसकी रचना है? ठीक है, अमीर खुसरो की है। ठीक है, इनका किरान उस सादेन इनकी रचना है, मैंने आपको सारे बताए। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्त उल हयात का लेखक कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अमीर खुसरो की कुछ ग्रंथ और हैं जो आपको नोट रखनी है। ठीक है, जैसे आपका पूछ लिया जाएगा आपको नूह सिपेहर, नूह सिपेहर। ठीक है, ये किसका ग्रंथ है? ये आपका खुसरो का ग्रंथ है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है किरान किरान उस सादीन, किरान उस सादीन किसकी रचना है? तो ये भी अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अमीर खुसरो को बाकी आप जानती हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भारत का तोता, यानी कि तूतीय हिंद कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा माना जाता है कि दोस्तों खुसरो ने जो है 8 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये इनका जो है दोस्तों दूसरा जो है काव्य संग्रह है, इनकी दूसरी रचना है इनकी। ठीक है, वस्त्र उल हयात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 104। आपको बताना है अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? चलिए बताइए, ये भी मैंने आपको करा रखा है। अवदान साहित्य जो है ये किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, शैव? क्या हो जाएगा 104 का राइट आंसर? 104 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अवदान साहित्य जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है,
तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अवदान का अर्थ क्या होता है? अवदान का अर्थ होता है दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य। क्या होता है? महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण कार्य, इसका अर्थ होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में दोस्तों लिखा गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो बौद्ध साहित्य है, आप जानती हैं। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य है जो हीनयान और महायान संप्रदायों के बीच के संक्रमण काल को दर्शाता है। इनकी जो अवदान साहित्य है, ये क्या है दोस्तों? ये एक संक्रमण काल है। किसका? किसके बीच का? हीनयान और महायान के बीच का। हीनयान और महायान के बीच का जो है ये संक्रमण काल है दोस्तों। बीच का जो साहित्य है उसे बोलते हैं अवदान साहित्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105। आंसर करें, सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? चलिए आपको बताना है सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? खराज, खराज, खम्स, जकात, जजिया। क्या हो जाएगा बताइए? सल्तनत काल में खराज कैसा कर था? खस्म कैसा कर था? जकात कैसा कर था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 105 में? सल्तनत काल में जो दोस्तों भूमि कर था वो कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खराज। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। खराज, सल्तनत काल में खराज जो है भूमि से संबंधित कर था। ठीक है, और यह जो है गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जकात की बात करें तो जकात आप जानती, जकात जो है मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, खम्स का भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में दोस्तों रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 106। आपको बताना है काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने जो है 1585 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया था? राय सिंह, मिर्जा कुका, भारमल या फिर मान सिंह? बताइए, काबुल में अकबर के विरुद्ध जो है किसने दबाया था विद्रोह को? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 106 का। आपको बताना है दोस्तों काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने जो है 1585 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मान सिंह। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को 1585 ईस्वी में मान सिंह ने सफलतापूर्वक दबाया था दोस्तों। यह विद्रोह जो है किसके बीच हुआ था? किन कबीलों के बीच हुआ था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये विद्रोह जो है दोस्तों ये रोशनिया संप्रदाय और यूसुफजई कबीलों द्वारा किया गया था। पूछा जाएगा आपको। ठीक है, किसके द्वारा यह विद्रोह किया गया था? रोशनिया संप्रदाय और आपका दूसरा यूसुफजई कबीलों द्वारा। ठीक है, दोनों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है। हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या थी? चलिए ये तो मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया था। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम, आप जानती हैं हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो ये हुमायूं की क्या थी आपको पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हुमायूं की क्या थी दोस्तों? गुलबदन बेगम बहन थी दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहन भी कैसी बहन थी? सौतेली बहन थी दोस्तों। ठीक है, आपको ऑप्शन में मिल सकता है इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, सौतेली बहन थी। ठीक, साथ ही साथ जानती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की सौतेली बहन थी। और पुत्री किसकी थी? ये पुत्री थी दोस्तों किसकी? बाबर की। बाबर की पुत्री थी। ठीक है, और उन्होंने दोस्तों अपने भतीजे अकबर के आग्रह पर इस ग्रंथ को लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। आंसर करेंगे आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? ठीक है, आपको बताना है आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य जो है शांति वार्ता जो है किसने जो है मध्यस्थता की थी? तो आपको बताने हैं नूर बेग, साम्राट नीलकंठ, रघुनाथ पंडित अत्र या फिर आपाजी शिंदे।
क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 108 का। आपको आंसर करना है आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य जो है शांति वार्ता में क्या हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 108 का दोस्तों क्या हो जाएगा, रघुनाथ पंडित अत्रेय का नाम याद रखेंगे। इन्होंने ही दोस्तों शांति वार्ता की मध्यस्थता की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रघुनाथ पंडित जो है दोस्तों ये कौन थे, ये जो है आपके शिवाजी के क्या थे, मंत्री थे। ठीक है, क्या थे, शिवाजी के मंत्री थे। शिवाजी के मंत्री थे दोस्तों रघुनाथ पंडित। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109। आंसर करना है दोस्तों, सातवाहनों के विषय में निम्नांकित कथनों को पढ़िए तथा एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। सही विकल्प चुनना है। देखिए क्या है यहाँ पर ऑप्शन। मत्स्य पुराण 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है, वायु पुराण 17 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है। अब आपको बताना है दोनों सही हैं या फिर एक सही एक गलत है, या फिर आपका कौन सा रहेगा, दोनों गलत है। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा इसमें। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 109 का आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मत्स्य पुराण के अनुसार जो है 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वायु पुराण के अनुसार 17 सातवाहन राजाओं का उल्लेख मिलता है। दोनों कथन आपके सत्य हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों 1 तथा 2 सत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। इसका आंसर करेंगे। जय तीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी थी, निम्न में से वह गुरु संत कौन थे। चलिए आंसर कीजिए। जय तीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी, तो बताना है निम्न में से वह गुरु कौन थे। क्या हो जाएगा यहाँ पर। जय तीर्थ को दोस्तों टीकाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, टीकाचार्य, इनको टीकाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जय तीर्थ को। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जय तीर्थ ने अपने गुरु माधव यानी कि आपका माधवाचार्य, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट। ठीक है, जय तीर्थ ने अपने गुरु माधव यानी कि माधवाचार्य की रचना सूत्र भाष्य, यानी कि ये किसकी रचना है, सूत्र भाष्य, माधवाचार्य की रचना है सूत्र भाष्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसका जो है इन्होंने समीक्षा लिखी थी। ठीक है, और बाकी माधवाचार्य के बारे में आप जानते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। ये प्रवर्तक हैं दोस्तों किसके, द्वैतवाद दर्शन के। ठीक है, आपको पूछा जाए द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो माधवाचार्य हैं दोस्तों। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।